नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर नए जीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगाई है। आयोग और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका लगाई। पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं पेश किया गया। कौशिक ने ऐसा कहा, कानून के मुताबिक 6 महीने में रिपोर्ट पेश करनी होती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए जीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगाई है। जीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने जीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है। आयोग और शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। कहा, पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। नए जीरम आयोग की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट की रोक पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती सच सामने आए। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है। न्यायालय का आज का निर्णय कांग्रेस की सरकार को आईना दिखाने जैसा है और आज का निर्णय कांग्रेस की सरकार पर एक करारा तमाचा है। लगभग 8 वर्षों की अथक मेहनत के बाद प्रशांत मिश्रा जांच आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट की सच्चाई को भूपेश बघेल की सरकार सदन पे प्रस्तुत नहीं कर रही है, आम जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं कर रही है। बस्तर की जनता के बीच और साथ ही साथ पीड़ित परिवार की जनता के बीच में ईमानदारी से वो सही चीजों को लाने देना नहीं चाहती है। इसीलिए एसआईटी का खेल खेल रही है। आज गुण दोष के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। यह अपने आप में एक संदेश है कि भूपेश बघेल की सरकार गलत दिशा में जा रही है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो घटना हुई इसकी सच्चाई सामने आना चाहिए और जो प्रशांत मिश्रा न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर आना चाहिए। नहीं चाहती है कि जीरम का सच सामने आए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीरम के मामले की जांच में अड़ंगेबाजी करती है। जब ये सरकार में थे, राज्य में इनकी सरकार थी, तब ये सीबीआई जांच नहीं होने देना चाहते थे। जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन किया, तो इनकी केंद्र सरकार के माध्यम से जो एनआईए जांच कर रही थी, जबकि एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था, लेकिन एनआईए ने एसआईटी को फाइल वापस नहीं किया, एसआईटी की जांच नहीं शुरू हो पाई। उसके बाद में जब जीरम आयोग में 8 नए बिंदु जोड़े गए और षड्यंत्र की जाँच की शुरुआत हुई, उसके बाद में जस्टिस मिश्रा का ट्रांसफर होने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की। उस आयोग के कार्यकाल को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया ताकि षड्यंत्र की जांच हो सके। तो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अदालत चले गई, वहाँ पे इस आयोग पर रोक लगाना चाहती है। इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जीरम का सच सामने आए। भाजपा क्यों डर रही है? क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जीरम के हत्यारों को बचाना चाहती है? तत्कालीन सरकार में बैठे हुए ऐसे कौन लोग थे जिनके हाथ हमारे नेताओं के खून से रंगे हुए हैं और उसे भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए बार बार रोक लगा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, जीरम कांड का जन एक बार फिर से बाहर आ गया है और उस पर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये सियासी मुद्दा भी है, सियासत तो होगी ही। बिल्कुल, देखिए, ये न्यायिक मुद्दा से बढ़ के अब कहीं ना कहीं सियासी मुद्दे की ओर बढ़ने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जीरम घाटी को घटना को 9 साल बीतने को है और 9 साल बीतने के बाद भी अगर आप आयोग और जांच ही करेंगे तो फिर पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। बीजेपी की दलील ये है कि जिस कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई इस घटना पे, उसी कांग्रेस की सरकार ने इस पूरे मामले पे पर्दा डालने की कोशिश की। बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि 8 साल की अथक मेहनत के बाद न्यायिक आयोग ने अपनी जांच पेश की। उस
रिपोर्ट को क्यों विधानसभा में नहीं लाया गया और इसी समय सीमा की 6 महीने की जो नियमानुसार जो समय होती है कि 6 महीने के भीतर उसे सार्वजनिक किया जाए तो विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। 6 माह की समय सीमा बीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इससे पहले 11 नवंबर 2021 को राज्य सरकार 3 नए बिंदुओं के साथ जांच आयोग का पुनर्गठन करती है। 2 नए सदस्य की उसमें नियुक्ति की जाती है, एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को सदस्य बनाया जाता है। 3 बिंदु जांच के लिए लिए जाते हैं। 3 बिंदु में पहला बिंदु यह होता है कि घटना के बाद क्या पीड़ितों को समुचित चिकित्सीय सुविधा मिल पाई थी कि या नहीं मिल पाई थी। दूसरे बिंदु में इस बात का जिक्र किया जाता है कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए क्या जरूरी कदम उठाए गए थे कि नहीं उठाए गए थे। और तीसरा जो सबसे अहम बिंदु होता है तो ये कि समय और परिस्थिति के अनुसार आयोग या राज्य सरकार बिंदुओं को बढ़ा या घटा सकती है। तो 3 बिंदुओं के साथ 11 नवंबर 2021 को नए आयोग का गठन किया गया था, आयोग का पुनर्गठन किया गया था, जिसपे रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और हाईकोर्ट ने अंततः राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और नए आयोग के सुनवाई पे रोक लगा दी। अगली सुनवाई इस पे होनी है। तो कुल मिला के ये कि 9 साल से पीड़ित जिस न्याय का इंतजार कर रहे थे उस न्याय में फिर से कि सच सामने बीजेपी नहीं आने देना चाहती, तभी ये सब हो रहा है। और जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस की बात में दम है। बिल्कुल देखिए, दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जनहित याचिका जो प्रस्तुत की गई थी उस पर जो निर्णय हुआ है वो थोड़ा पृथक है और राजनीतिक बयानबाजियां थोड़ा पृथक है। कांग्रेस उस फैसले को नजीब मानते हुए, बीजेपी उस फैसले को नजीब मानते हुए कहती है कि कांग्रेस की सरकार ही कांग्रेस के शहीद हुए नेताओं के परिजनों को न्याय न मिले इसलिए उसमें पर्दा डालना चाहती है। ठीक इसके उलट कांग्रेस कहती है कि अगर कोई आयोग बना है, अगर जांच में कोई बिंदु छूट गया है तो उस मामले पे जांच क्यों ना हो, क्योंकि 6 महीने का समय सीमा निर्धारित किया गया था। नया जांच आयोग सुनवाई कर रही थी, वो अपना रिपोर्ट देती, उसके बाद बीजेपी कुछ कहती। लेकिन बीजेपी भी दलील देती है कि 8 साल तक जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा कमेटी ने जांच की थी उस 8 साल के अथक मेहनत के बाद जो 1021 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई, उस जांच रिपोर्ट का हुआ क्या। तो दोनों की दलील अपने अपने जगह पे राजनीतिक तौर पे ठीक है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अभी भी जो राजनीतिक बयानबाजियां चल रही है और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ और इंतजार पीड़ितों को करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के यह है कि हाईकोर्ट से एक बार बीजेपी की ओर से जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट तक पहुंचे थे उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है। सरकार को एक बार फिर से एक मामले पर नोटिस जारी हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। हसदेव अरण्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नोटिस जारी किया। हसदेव के जंगल में खनन की अनुमति देने पर नोटिस जारी हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद भी आदेश देने पर नोटिस दिया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सरगुजा दौरे का आज दूसरा दिन है। अंबिकापुर में दूसरे दिन पत्रकारों से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यात्रा में बहुत करीब से शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन देखने को मिला है। जिले में विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। जन सुविधा को प्राथमिकता में रखकर सड़कों और पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। सीएम ने लुंड्रा विधानसभा के बटवाही में गोबर से पेंट बनाने का प्लांट लगाने की बात कही। हसदेव में पेड़ों की कटाई के सवाल पर कहा, देश को सोचना है कि विद्युत की आवश्यकता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार माध्यम है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर जय वीरू की मुस्कुराता जोड़ी नजर नहीं आने पर उन्होंने कहा कि जय वीरू जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हुए मिलते हैं। मुख्यमंत्री पत्रकारों से बात करने के बाद सीतापुर विधानसभा के दौरे पर निकल गए। सीतापुर विकासखंड के मंगरेलगढ़ में सीएम ने मंगरेलगढ़ देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बेल का पौधा लगाया। वनवास के समय भगवान राम मंगरेलगढ़ पहुंचे थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए वरुण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सीतापुर विधानसभा सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई, आखिर कितना खास ये दौरा और क्या क्या रहा?
जी बता दूं कि आज सीएम भूपेश बघेल का दूसरा और आखिरी दिन है विधानसभा यात्रा का, जहां वो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार जो सरगुजा संभाग से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सभी विधानसभा की, आज उसका आखिरी दिन है। चूंकि अंबिकापुर विधानसभा के यहाँ के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद नहीं है, इस कारण से अंबिकापुर विधानसभा का जो विधानसभा यात्रा है उसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन बाकी जैसे कल अंबिकापुर के लुंड्रा विधानसभा गए हुए थे और आज सीतापुर विधानसभा के दौरे पे हैं, जहां हम मंगरेलगढ़, राजापुर समेत 3 स्थानों पर आज वो विधानसभा यात्रा करेंगे और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से चर्चा भी करेंगे और रूबरू भी होंगे। तो उसी के तहत अभी जो फिलहाल सीएम भूपेश बघेल है वो मंगरेलगढ़ में पहुंचे हुए हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। और बता दूं कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज सभी बातों को बताया, अपना अनुभव को साझा किया विधानसभा यात्रा के दौरान का, तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि शासन की जो शासकीय योजनाओं की जो क्रियान्वयन है उसका फीडबैक लेने के लिए वो मैदान पे उतरे, लोगों के घरों तक पहुंचे और इस जो दौरा है इसे चुनावी दौरा ना समझे, क्योंकि चुनावी दौरा 2023 का है, उस वक्त देखा जाएगा कि क्या ये इलेक्शन मोड होगा कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो है उनका दावा है कि ये यात्रा जो है बस लोगों से मुलाकात का है और अपनी योजनाओं को देखने का कितना क्रियान्वयन हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। सीएम के दौरे को देखते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना के तहत सभी गौठानों में गोबर खरीदने के निर्देश दिए और इसी के साथ ही कलेक्टर ने सभी विभागों में होने वाले काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। चंडीगढ़ और इंदौर के दौरे से लौटी रायपुर नगर निगम की टीम रायपुर वापस लौट आई है। महापौर एजाज ढेबर ने इंदौर और चंडीगढ़ शहर का दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों की तर्ज पर वो रायपुर में भी काम करेंगे। बता दें कि महापौर के साथ पार्षद भी शहरों में सफाई व्यवस्था को देखने गए थे। एजाज ढेबर ने कहा कि इंदौर नगर निगम में कुल 19 जोन और 85 वार्ड, जहां 8000 से अधिक सफाई कर्मचारी काम करते हैं। इंदौर में कोई ठेका प्रथा नहीं है, एनजीओ के माध्यम से कचरा इकट्ठा किया जाता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इंदौर में आवारा पशु नहीं है। इंदौर में पुलिस से ज्यादा लोग नगर निगम से डरते हैं। उन्होंने नगर निगम के विकास के लिए केंद्र से फंड नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। तो इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली हमने सभी की व्यवस्था बहुत बारीक तरीके से हमने वहां पर देखी। इंदौर को मैंने जो उनकी 3 टाइम की जो सफाई होती है, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो दोपहर में हो, चाहे फिर वो रात में 2 बजे हो, मैंने रात में 2 बजे भी बाइक से दौरा करके उनकी सफाई का सिस्टम मैंने समझा और देखा। और जो उनके पास मैकेनाइज जो सिस्टम है, जो हम लोग रात में, जिसको हम लोग 3 या 4 जो गाड़ी हम चलाते हैं, वो उनके पास 4 गाड़ी चलाते हैं, उनके पास वो 23 मैकेनाइक सिस्टम की गाड़ियां हैं, जो उनके प्रत्येक जो वार्ड है वहां पर वो लगातार वहां पर स्वीपिंग मशीन से काम होता है। वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट का भी हमने निरीक्षण किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अभी तक के कचरों के बारे में, अभी तक के हमारे रायपुर शहर में अभी सूखा और गीला कचरे के बारे में हमें पता है, मगर इंदौर में हमने देखा कि 6 प्रकार के कचरे कलेक्शन हो रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, पूरी टीम ने चंडीगढ़ का, इंदौर का दौरा कर लिया है और अब जो है उसी की तर्ज पर काम होगा रायपुर में। पर सबसे बड़ी बात जो एजाज ढेबर द्वारा कही गई है, उनका कहना है कि केंद्र की तरफ से फंड नहीं मिल रहा, इसीलिए काम रुके हुए हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से सीधे तौर पर केंद्र पर आरोप यहाँ पर एजाज ढेबर ने लगाया है। भले ही स्वच्छता देखने के लिए टीम जो है वो इंदौर और चंडीगढ़ के दौरे पर गई थी और वहाँ की कार्यप्रणाली भी देखी गई कि आखिर सफाई में इंदौर नंबर 1 क्यों है और रायपुर इतना पीछे क्यों है। वहाँ की परिस्थितियाँ भले ही अलग हो, लेकिन काम करने का तरीका जो है वो लगभग एक सा ही है। और जिस तरह से रायपुर नगर निगम का जो बजट है वो भी लगभग इंदौर के बजट के ही इतना है, तब ऐसी स्थिति में आखिर रायपुर क्यों नंबर 1 नहीं बन पा रहा या फिर सफाई में क्यों इतना पीछे है।
है। हालांकि महापौर से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि इंदौर में जैसी पद्धति अपनाई जा रही है, जो चीज किए गए हैं प्रयोग, वही सारी चीजें जो है वो रायपुर में भी की जा सकती है। एक बात और कि जब ये भी पूछा गया उनसे कि आखिर रायपुर स्वच्छता में इतना पीछे क्यों है, तब उन्होंने फंड का जिक्र किया कि केंद्र से जो है पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है और इसलिए रायपुर में स्वच्छता संबंधी या अन्य कोई जो कार्य हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जनता पर ही एक तरह से महापौर ने ये ठिकरा फोड़ दिया कि जनता जो है वो इंदौर की जनता जितनी रायपुर की जनता जागरूक नहीं है, इसलिए यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि क्या रायपुर नगर निगम से ये कोशिश की गई कभी कि लोगों को जागरूक किया जाए या फिर लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाए। फिलहाल रायपुर नगर निगम की पूरी टीम, पूरे पार्षद जो हैं वो स्वच्छता का पाठ सीख करके आए हैं, अध्ययन करके आए हैं। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कितना होता है रायपुर नगर निगम में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 40 लाख रुपए लगभग इस अध्ययन दौरे के लिए खर्च किए गए। अब महापौर का यह कहना है कि एक डीपीआर रायपुर के लिए अलग से बनाया जाएगा और उसके बाद 1-2 महीने में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर बात यही आ जाती है कि आपने जो दौरा किया उसका हल भी निकलना चाहिए। एक बात उन्होंने सख्ती को लेकर की भी कही कि इंदौर में जो है पुलिस से ज्यादा जो लोग हैं वो नगर निगम से डरते हैं। तब ऐसी स्थिति में सख्ती भी जरूरी है और काम भी होना जरूरी है। रही बात फंड की, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के ही मेयर काबिज हैं। तब ऐसे में स्थिति तो साफ होनी चाहिए कि किस तरह से राज्य सरकार जो है वो सहयोग करती है स्वच्छ बनाने में रायपुर को। और दूसरी बात ये कि केंद्र से फंड का रोना अगर रो रहे हैं महापौर, तब ऐसी स्थिति में क्या उनके पास किस तरह का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल के पत्र का हवाला दिया, कहा सरकार के मंत्री कलेक्टर पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, कब करेंगे फैसला, ऑन द स्पॉट 10% कमीशन पर सरकार चल रही है, ऐसा रमन सिंह ने आरोप लगाया है। और हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला संचार प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका। रमन सिंह ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, लेटर वायरल हो रहा है उसको लेकर भी, आखिर आप इसे किस तरह से देखते हैं संजय जी? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है, बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमन सिंह ने कई सारे आरोप लगाए हैं, कहा सरकार के मंत्री कलेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर कब करेंगे फैसला, ऑन द स्पॉट, ऐसा रमन सिंह ने कहा 10% कमीशन पर सरकार चल रही है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल का लेटर वायरल हो रहा है और ये आरोप जो है रमन सिंह द्वारा लगाए गए हैं। और संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, रमन सिंह ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि 10% कमीशन पर सरकार चल रही है, आखिर किन तथ्यों पर और क्या मायने आखिर इसके निकाले जाएं? देखिए, जो डॉक्टर रमन सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की पुष्टि मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के पत्र से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लगातार एक लंबे समय से एक कलेक्टर जो कि जिला का मुखिया होता है, उसके खिलाफ में लगातार प्रशासन और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, उसके बावजूद उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि पूरी प्रशासन की कार्यप्रणाली को मंत्री से बेहतर कौन समझ सकता है अपने जिले के कार्यप्रणाली को। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक आईना दिखाने का काम है कि सरकारी कार्यप्रणाली क्या चल रही है, और हमारे तमाम वो आरोप जो हम भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, उसकी पुष्टि करता है इस प्रदेश के अंदर में आखिर क्या चल रहा है। शराब के मामले में, रेत माफिया, कोल माफिया, आखिर क्या ये मामला चल रहा है, और किसी का किसी पर लगाम नहीं। इसलिए कि हर एक वो अधिकारी, हर एक वो ब्यूरोक्रेट्स जो ट्रांसफर कराकर
दे देकर जो जहां पर पोस्टिंग करता है तो न विधायकों की सुन रहा है न मंत्रियों की सुन रहा है। इस तरह की स्थिति, एक अराजकता का माहौल इस पूरे प्रदेश के अंदर में हो गया है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को नैतिकता के नाते जवाब देने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आरोप मंत्री जी ने लगाया है, पत्र लिखकर लगाया है। अब इससे बड़ी पुष्टि नहीं हो सकती कि सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर चल रही है। आखिर जो आरोप तो लगाए गए हैं, आप कह रहे हैं इतना सारा भ्रष्टाचार हो भी रहा है, आप किस तरह से आवाज उठाएंगे अब इसके खिलाफ? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रत्येक दिन से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। सरकार को न तो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जनक स्वयं है। इसलिए हम आरोप तो लगाएंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे, लेकिन उम्मीद भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार से कहीं कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम 5 साल के लिए हैं और 5 साल में हम वो सब काम कर ले जो काम इनको नहीं करना चाहिए। उस काम में सरकार ये लगी है, अगले 23 में क्या होगा ये भी समझ रहे हैं इस स्थिति को। इसलिए भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो व्यक्ति पैसे ले देकर लन थन करके यदि वहां पर जाकर वो पोस्टिंग होगी, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, तो उस पर अब लगाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो इस बात को डंके की चोट पर कहता है। यदि इस तरह की स्थिति है तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की एक परम जो चरम पर ये पहुंच चुकी है, और ये तो कांग्रेस का कल्चर है, शुरू से कांग्रेस का कल्चर है। देश की आजादी के बाद से जब जहां सरकारें रही हैं तो भ्रष्टाचार लगातार चलता रहा और उसी का एक नमूना है भूपेश बघेल की सरकार। पर हम जब भी सवाल करते हैं कांग्रेस की ओर से यही कहा जाता है कि नहीं, भ्रष्टाचार तो बीजेपी जब थी उनके शासन में हुआ करता था और जो उनका थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका भी सफाया हम ही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सफाया कर रहे हैं क्या? चलिए मैं आपके पास फिर लौटूंगी। सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। रमन सिंह ने कई सारे आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा भी है कि सरकार के मंत्री भी कलेक्टर पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है ऑन द स्पॉट? बिल्कुल कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो रही है। आप देखिए कि 2 दिन पहले एक आम आदमी मुख्यमंत्री जी के पास आता है और वो बताता है कि पंचायत में हमारी फाइल घूमने के लिए 10% का कमीशन देना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल IAS अफसर को बदल दिया। 15 साल में यही तो नहीं होता था। देखिए, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रदेश में पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार संस्कृति बन चुकी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसमें अंकुश लगाया जाता है। देखिए, आज बेबाकी से आम आदमी, बेबाकी से मंत्री, बेबाकी से आम और खास दोनों व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनको इस बात का भरोसा है कि इस प्रदेश का जो निजाम है, इस प्रदेश का मुखिया ईमानदार है, वो तत्काल कार्रवाई करेगा। इसीलिए एक आम आदमी मुख्यमंत्री के पास आता है और बड़ी बेबाकी से IAS अधिकारी के खिलाफ शिकायत करता है और मुख्यमंत्री भी उसी तत्परता से कार्रवाई करते हैं। आवश्यकता इसी कार्रवाई का था। देखिए, इस प्रदेश में आपको याद होगा कि किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री को गिड़गिड़ाना पड़ा था, मिन्नतें करनी पड़ी थी कि आपको 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो जज्बा दिखाया, वही जज्बा यदि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दिखाए होते तो आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गर्त में नहीं डूबा होता। रमन सिंह तो ये कह रहे हैं कि 10% कमीशन पर सरकार चल रही है। यदि रमन सिंह यही जज्बा दिखाए होते कमीशन खोरी बंद करने का, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जज्बा दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो, कहीं भी भ्रष्टाचार के आरोप हो, तत्काल शिकायत की जाए, कार्रवाई की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी से, क्यों हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आप लोग कमीशन खोरी बंद कर दो, भ्रष्टाचार बंद कर दो? देखिए, आवश्यकता है कार्रवाई करने की। अपराध होने से ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि अपराधी के ऊपर में, दोषी के ऊपर में कोई दंड दिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता था। जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जो भ्रष्ट संस्कृति पैदा कर दी गई थी, जो काम करने की संस्कृति नष्ट कर दी गई थी, उस संस्कृति को फिर से पैदा करने की कोशिश भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये आज एक ईमानदार और सुशासन वाली सरकार चल रही है। यही कारण है कि आज आम आदमी बेबाकी से संजय जी लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं, जहां जहां पे गड़बड़ियां पाई जा रही हैं वहां पे कार्रवाई हो रही है और तत्काल रूप से कार्रवाई हो रही है। हमने ये तस्वीरें अभी देखी भी हैं कुछ दिन में। आखिर ये एक्टिवनेस बीजेपी तब दिखाती तो क्या होता? मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, अब जाकर एक्शन हो रहा है, अर्थात पूरे प्रदेश में सामान्य प्रशासन के अंदर में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक छोटे से समस्या का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है। पहली चीज इनकी घोर असफलता। दूसरा विषय जो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का निराकरण हो रहे हैं, अरे जहां पर भ्रष्टाचार होगा वहीं तो लोग खड़े होंगे। क्योंकि आपके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार विद्यमान है, इसलिए लोग खड़े हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहे हैं
और वारे मुख्यमंत्री, हे लड़की नेतागिरी नहीं करना, तो इससे अच्छा निराकरण क्या हो सकता है? एक आम आदमी को मुख्यमंत्री आप हो बैठे यदि आरोप नहीं सुन पा रहे एसपी के ऊपर में, ये स्थिति बनी है। और मुझे ऐसा लगता है जिस जिला पंचायत के ऊपर कार्रवाई हुई है वो तो सबको मालूम है क्या कहानी है। इनको मुख्यमंत्री जी को केवल पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार दिखाई देता है और पंचायत के मंत्री कौन है ये सबको मालूम है। उनका व्यक्ति निपटाओ, हमारा व्यक्ति उसको बैठाओ। ये कार्यक्रम कांग्रेस के अंदर में चल रहा है। यदि थोड़ी भी नैतिकता है, यदि ईमानदारी सरकार में है, तो जो जयसिंह अग्रवाल जी ने आरोप लगाया है उसको यदि हटाते हैं तब हम मानेंगे कि कार्रवाई हो रही है। नहीं यदि हटाते हैं रानू साहू जो कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाए तो हम ये मानेंगे ये भ्रष्टाचार की जनक है, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करना चाहती है। सुशील जी माने मतलब कार्रवाई होगी यहाँ पर, आरोप जिस तरह से लग रहे हैं लगातार? देखिए निश्चित तौर पर जांच होगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इनके मानने नहीं मानने से क्या होता है? ये तो आज तक नहीं मान रहे हैं जिन्होंने 36,000 करोड़ का नाम घोटाला किया था। ये आज तक नहीं मान रहे हैं कि डीटीएस में इन्होंने घोटाला किया था। ये आज तक नहीं मान रहे हैं कि नई राजधानी में 14,000 करोड़ का घोटाला किया था। समय बहुत कम है, कमी है समय की। बहुत शुक्रिया सुशील जी, संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश लगातार जुड़े थे। अवधेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।